नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधन के बाद 8,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इससे पहले पीएम ने अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मेट्रो से ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी पहुंचे और पीएम मोदी ने बड़ी सौगातें गुजरात को दी है। सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है।
ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड की जनता को दी। आपको बता दें कि देहरादून में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को कब्जा पत्र भी बांटा और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पुटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश
में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो आर्थिकी है, उसको और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे बताया गया है कि जीआईएस तकनीकी पर आधारित ये पांचों उपकेंद्र अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होंगे, जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। ये हमारी जो अवधारणा है विकास की, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य हो, उस पर भी ये कारगर तरीके से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं बीच बीच में दिल्ली जाता रहता हूं, वहां झारखंड की बड़ी आबादी रहती है। जिस प्रकार से केजरीवाल बोलते हैं कि वो जमीनी हकीकत नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है, जिसको काम करने का एक ही रास्ता है, इसलिए वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। बीच बीच में दिल्ली जाते रहता हूं और झारखंड के बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है, वो खास करके जो गरीब तबके के लोग रहते हैं। और वो लोग इन दिनों जब भी मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी बोलते हैं वैसा जमीनी हकीकत नहीं है। उनको रहने की प्रॉब्लम है, उनके लिए जो बिजली पानी जो स्थिति है वहां पर, वो जैसा वो कहते हैं वैसा कुछ नहीं है। आम लोग वहां से परेशान होते हैं और वो तो चाहते हैं कि लोग भाई अगर झारखंड डेवलप करे तो हम लोग झारखंड वापस लौट जाएं। ये बदतर चीज है। तो आज हमें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है और उस नाराजगी को कम करने का एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना। इसलिए वो ये कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो वही कहा ना कि जब आदमी देखता है कि स्थिति हमारी कमजोर हो रही है और वो कितनी नाटक करने में कितनी माहिर है या झूठ बोलने में भी कितने माहिर है, तो शायद हम लोग देहात में कहते हैं ना कि कहावत है, गिरगिट भी वैसे रंग नहीं बदलता है जितना वो अपना रंग बदल देते हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री का ये तो दर्शाता है कि झारखंड के लोगों को कितना प्यार करते हैं। और आज भी बारिश हो रही है, ऐसे मौसम जहां हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता है, लेकिन वहां लोग इकट्ठे थे तो इसके प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, हम बाय रोड चलेंगे। अब 125 किलोमीटर रोड से जाना, 125 किलोमीटर रोड से आना, तो हम समझते हैं कि देश के शायद ही कोई प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी लंबी यात्रा करते हो और वहां लोगों को, उपस्थित जनसमूह को संबोधित करना। वो तो झारखंड के प्रति मोदी जी का जो प्रेम यहाँ के लोगों के प्रति वो दर्शाता है। तो स्वाभाविक है कि जहां इतना प्रेम जहां दर्शावे तो जेमें तो छटपटाहट होगी है उनके अंदर में, तड़पड़ाहट होगी उनके अंदर में।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा पश्चिमी क्षेत्र में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में पूज्य संत गण और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि इंजन की बीजेपी सरकार ने विकास और विरासत के अभियान को आगे बढ़ाया है। इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति, जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर उन्होंने हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पातल में दफन कर देंगे, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उमर अब्दुल्ला जी के दादा को वर्षों तक जेल में रखा। आज मोदी जी के सामने जीतने के लिए राहुल और अब्दुल्ला आईएलयू कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया। मैं पूछना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला से कि आपकी 3 पुश्तों ने राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नहीं मिल पाया था। मोदी जी ने घाटी से लेकर मैदान तक सभी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। कहते हैं अब जल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अब जल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आपकी 3 पुश्तों ने राज किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को
5 लाख तक का इलाज कभी मुफ्त मिला था क्या भाई? अरे जोर से बोलो, मिला था? मेरे पहाड़ी भाई हो तो वो भी बोलो, मिला था क्या? मोदी जी ने घाटी हो या जम्मू, पहाड़ हो या मैदान, सबको 5 लाख तक का इलाज दिया और दूसरे 5 लाख अब 70 साल से ज्यादा आयु वालों को मिले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।